और आम आदमियों के लिए डिविडेंड की, क्योंकि कंपनियां आम आदमी के पैसों पर मुनाफा काटती थी और इसी मुनाफे के एवज में वो अपने कस्टमर को डिविडेंड बांट दिया करती थी। पर 70 से 80 के दशक में स्टॉक मार्केट का पूरा सिनेरियो बदल गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में धीरू भाई अंबानी हर हाल में अपने शेयर की कीमत को या तो आगे बढ़ाना चाहते थे या स्थिर रखना चाहते थे। इसकी वजह से 90 के दशक तक उनकी कंपनी रिलायंस में 24 लाख इन्वेस्टर्स जुड़ चुके थे, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए मुनाफे का मतलब रिलायंस में निवेश हो गया था। आज हम जानेंगे इस कहानी के हर एक दिलचस्प पहलू को। हमें यकीन है कि वीडियो को तो आप आखिर तक जरूर देखने वाले हैं। उस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज की ईयरली जनरल मीटिंग के लिए पूरा स्टेडियम बुक करना पड़ता था, क्योंकि वो निवेशकों का विश्वास जीत चुके थे। लोग अपना पैसा लेकर रिलायंस में इन्वेस्ट करने पहुंच जाते थे। इसका एक कारण ये भी था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज रात दिन तरक्की कर रही थी और धीरू भाई अंबानी हर हाल में रिलायंस के शेयर को मार्केट के झोल झाल से बचा कर रखते थे। गुजरात स्टेट की जूनागढ़ रियासत में धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ। उनकी फैमिली एक मध्यम वर्गीय फैमिली थी। उनका पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद उर्फ धीरू भाई अंबानी था। उनके पिता एक टीचर थे, लेकिन धीरू भाई का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा। शुरू में वो गांठिया नाम का एक गुजराती फूड आइटम बेचा करते थे। उस समय उनके मन में केवल एक सपना था, जीप खरीदने का। वो जीप इसलिए खरीदना चाहते थे क्योंकि जीप वालों को गार्ड अक्सर सलाम करते थे। अर्नी की ये एम्बिशंस धीरू भाई अंबानी को विदेश ले गई। वो अदन के एक बंदरगाह में पेट्रोल पंप पर काम करने लगे और धीरे धीरे वहीं रहकर तरक्की करने लगे। उन्होंने शेल कंपनी के साथ काम करने वाली एक फ्रेंच फर्म में सेल्स मैनेजर की नौकरी भी की। जब वो भारत लौटे तब उनकी सैलरी 11,000 रुपए हो चुकी थी। वो कहते हैं कि जब वो अदन में थे तो 10 रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचते थे, लेकिन कंपनी उस समय केवल एक टेलीग्राम भेजने पर ही 5,000 खर्च कर देती थी। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब धीरू भाई अंबानी को जानकारी ही चाहिए थी। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कहना चाहते हैं कि जो नए व्यूअर्स हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उन्होंने 15,000 रुपए से एक कंपनी की शुरुआत की और वो कंपनी मसालों के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती थी। इसी कंपनी से जुड़ी एक दिलचस्प बात ये है, वो अरब में एक शेख को मसाला बेचा करते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि शेख को अपने गुलाब के बगीचे के लिए मिट्टी चाहिए। धीरू भाई अंबानी ने शेख को ये मिट्टी भारत से भेजी और उसमें भी मुनाफा कमा लिया। जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जैसे ही शेख ने लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन किया, पैसा मेरे खाते में आ गया। इसके बाद वो उस मिट्टी को समुद्र में डाल दे, खा जाए या इस्तेमाल करे, ये मेरा विषय नहीं है। 70 के दशक में धीरू भाई अंबानी ने टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम शुरू किया। 1980 में उन्होंने रायगढ़ पाताल गंगा में पॉलिस्टर बनाने का प्लांट लगाया। कहते हैं कि एक बार पाताल गंगा में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि उनका पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया। धीरू भाई के बेटे मुकेश अंबानी ही इस प्रोजेक्ट को देख रहे थे। इस प्रोजेक्ट में दूसरी कंपनी डुपोंट भी काम कर रही थी। डुपोंट के इंजीनियरों ने कैलकुलेट किया कि वो प्लांट को दोबारा शुरू करने में कम से कम 3 महीने का समय लग जाएगा। मुकेश के जरिए जैसे ही ये बात धीरू भाई अंबानी तक पहुंची, तब धीरू भाई ने कहा, डुपोंट वालों को मना कर दो, हम 14 दिन में प्लांट को दोबारा शुरू कर देंगे। और केवल 13 दिन में ही प्लांट दोबारा चालू होने की हालत में पहुंच गया था। साल 1977 में रिलायंस ने अपना पहला आईपीओ जारी किया। ये लाइसेंस राज का दौर था, जब किसी भी काम के लिए सरकार से लाइसेंस लेना टेढ़ी खीर थी। इसकी वजह से किसी भी व्यापार में तेजी से ग्रोथ करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन इसके बावजूद धीरू भाई अंबानी लगातार सफलता हासिल कर रहे थे। उस समय गुरुचरण दास ने उन्मुक्त भारत नाम की अपनी किताब लिखी कि धीरू भाई अंबानी सबसे बड़े खिलाड़ी थे, जो लाइसेंस राज ऐसी कंडीशन में भी अपना काम निकाल ले गए, जबकि इसी कंडीशन में दूसरे व्यापारिक घराने जैसे कि बिरला, टाटा या बजाज लाइसेंस रूल के आगे हथियार डाल देते थे। धीरू भाई किसी भी तरीके से अपना काम निकाल लेते थे। यही वजह थी कि रिलायंस लगातार मुनाफा कमा रहा था। साल 1977 में जब पहली बार आईपीओ जारी हुआ तो ये 7 गुना तेजी की दर से ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ और साल 1982 तक आते आते रिलायंस का शेयर रुपए 131 पहुंच गया। 18 मार्च 1982 को शेयर मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जो सबके लिए हैरानी भरा था। कोलकाता के कुछ शेयर दलालों ने रिलायंस के शेयर को गिराना शुरू किया। स्टॉक की लैंग्वेज में ऐसे लोगों को बियर यानी भालू कहते हैं।
ये लोग शेयर की कीमत को गिराकर उसे दोबारा खरीदकर मुनाफा कमाते हैं। इसके अपोजिट जो लोग शेयर खरीदकर उसके दाम बढ़ाते हैं या फिर उन्हें ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं, उन्हें अंग्रेजी में बुल मतलब बैल कहा जाता है। कुछ ऐसे ही बियर्स का प्लान था कि रिलायंस के शेयर को नीचे गिराएंगे। इसके लिए वो वायदा कारोबार का इस्तेमाल करने वाले थे। वायदा कारोबार यानी कि सिर्फ जुबानी खरीद फरोख्त के जरिए ही कारोबार किया जाता था। वायदा कारोबार में दलाल के पास शेयर नहीं होते थे, वो केवल उसका प्रॉमिस करते थे कि इस कंपनी के शेयर को कितने दिनों में बेच देंगे या फिर खरीद लेंगे। इसमें एक नियम ये भी होता था कि अगर नियत समय पर भुगतान नहीं होता था तो 50 रुपए हर शेयर के हिसाब से देना पड़ता था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज खुलते ही रिलायंस का शेयर 131 से गिरकर 121 पर आ गया। दलालों को उम्मीद थी कि कोई भी निवेशक इस डूबते हुए जहाज में अपना पैसा नहीं लगाएगा। इसकी वजह से रिलायंस के इन्वेस्टर्स में भगदड़ मच गई और शेयर नीचे गिरता चला जा रहा था। इसी दौरान एक नियम ये भी है कि कंपनी खुद ही अपने शेयर को नहीं खरीदती थी। इसीलिए कोलकाता के स्टॉक बियर्स को लगा कि रिलायंस का डूबना अब निश्चित है। लेकिन धीरू भाई अंबानी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। जैसे ही शेयर गिरने की उनकी खबर लगी तो उन्होंने तुरंत उन लोगों से संपर्क किया जिनको बैल कहा जाता है, यानी ये शेयर मार्केट में रिलायंस के शेयर खरीदने वाले थे। यहाँ ये भालू और बैल के बीच में जबरदस्त कंपटीशन शुरू हुआ। एक तरफ कोलकाता में बैठे भालू रिलायंस के शेयर बेच रहे थे तो वहीं बैल इस शेयर को खरीद रहे थे। इस खींचतान का नतीजा ये हुआ कि पूरा दिन खत्म होते ही रिलायंस के शेयर की कीमत 125 पर जाकर रुक गई। अगले दिन भी यही गहमा गहमी जारी रही। धीरू अंबानी को किसी तरीके से वायदा कारोबार की लिमिट तक शेयर को डूबने से बचाना था, क्योंकि अगर ये शेयर बुल्स की उम्मीद के हिसाब से नहीं गिरता तो हफ्ते के आखिरी तक वायदा कारोबार के हिसाब से उन्हें शेयर के हिसाब से पैसे चुकाने पड़ते। अगले कुछ दिनों में बुल्स ने जबरदस्त तरीके से शेयरों की खरीदी की। कुछ दिनों में ही रिलायंस के 11 लाख शेयर बिक गए। इनमें से 8.5 लाख शेयर्स अंबानी के दलालों ने खरीदे। शुक्रवार आ गया और कोलकाता में बैठे दलालों को उम्मीद थी कि 131 रुपए में बेचा हुआ शेयर वो कम कीमत पर खरीद लेंगे, लेकिन शुक्रवार तक शेयर की कीमत वापस 131 पहुंच गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब के पैसे चुकाने के लिए बियर को कई ऊंची दाम पर शेयर खरीदने पड़ते और अगर वो शेयर नहीं चुकाते तो उन्हें हर शेयर के हिसाब से 50 रुपए देने पड़ते। इसके बाद बियर्स ने टाइम मांगा, लेकिन बुल्स ने इनकार कर दिया। तब शेयर मार्केट के ऑफिसर ने समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। धीरू भाई अंबानी बियर्स को अच्छा सबक सिखाना चाहते थे, इसीलिए आने वाले 3 दिनों तक जिस कीमत पर भी रिलायंस के शेयर उपलब्ध थे खरीद लिए गए। हालात ये बने कि 3 दिनों तक शेयर मार्केट खुलते ही बंद हो जाता था। रिलायंस के निवेशकों ने अच्छा खासा मुनाफा लूटा। 10 मई 1982 तक रिलायंस के शेयर्स ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। धीरूभाई अंबानी अब स्टॉक मार्केट के किंग बन चुके थे। लेखिका गीता पीरामल अपनी किताब बिजनेस महाराजास में बात को कुछ इस तरीके से रखती है। इसके बाद धीरूभाई अंबानी लेजेंड बन गए। 3 दिनों तक बाजार बंद रहा और बिकवाली के दलाल उनके आगे नतमस्तक हो गए। ये काफी साहसी कदम था। इसके बाद धीरूभाई अंबानी सिंथेटिक कपड़ों के बाजार में उतरे और विमल ब्रांड को शुरू किया। ये छोटे शहरों में काफी लोकप्रिय हुआ। उस दौर में सिंथेटिक कपड़ों को केवल मेट्रो शहर तक सीमित माना जाता था, लेकिन धीरूभाई अंबानी जिस ब्रांड के साथ उतरे उसने बाजार में कमाल कर दिया। जब बड़े व्यापारियों ने उनके माल को बेचने से इनकार कर दिया तो धीरूभाई अंबानी खुद देश भर में घूमे और छोटे छोटे शहरों में नए व्यापारियों को इस क्षेत्र में लेकर आए। वो विमल की फ्रेंचाइजी बांटने लगे। उन्होंने व्यापारियों से साफ साफ वादा किया कि अगर नुकसान हुआ तो मेरे पास आना, लेकिन अगर मुनाफा हुआ तो खुद रख लेना। गीता पिरामल विमल की फ्रेंचाइजी को मैकडॉनल्ड से कंपेयर करते हुए लिखती है कि दूसरे ब्रांड्स केवल बड़े शहरों तक सीमित थे, जबकि रिलायंस छोटे छोटे शहरों में ढेर सारे शोरूम खोल रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब एक ही दिनों में विमल के 100 शोरूम का उद्घाटन हुआ। लेकिन इस ब्राइटनेस का एक डार्क साइड भी था। धीरूभाई अंबानी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने गवर्नमेंट से फायदा उठाया। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप धीरूभाई अंबानी के सक्सेस और उनकी शख्सियत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं।